नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। मैं विनोद सर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में इकॉनमी के बारे में चर्चा किया था, लेक्चर 2 में मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस दिया था कि व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंसेस ऑफ इकॉनमी एंड इकोनॉमिक्स। इसी पार्ट का जो अगला आपका स्टेप है, यानी अगला जो आपका सेगमेंट है, वो इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप सेक्शंस में देखेंगे, ये ऐसा पार्ट्स है जहाँ से सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि स्टेट यूपीएससी या वनडे प्रकार की सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। इस पॉइंट पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस के अलावा कथन और कारण यानी स्टेटमेंट के सवाल, कूट के सवाल भी आपको मिलेंगे। तो इस पॉइंट पर हम आपको चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए अभी तक की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। साथ ही साथ लेक्चर वाइज आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस होता है, कोई अगर आपको लगता है कि आप डिफ्रेंशिएट हो रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको स्टार्टिंग मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि किस तरीके से इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज का जो सबसे करंट जो मुद्दा होता है उसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, आज का एग्ज़ाम पैटर्न का क्राइटेरिया क्या है, किस ऐसे पार्ट से सवाल पूछा जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन गेन किया जा सकता है और कंपटीशन को भी क्रैक किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेरे इस सब्जेक्ट में यानी इकोनॉमी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद पहले वीडियो में आपको डिफाइन भी किया था कि यहाँ पर थियरी का पोर्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन करंट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं बीच में आपको सारी चीज़ों पर पॉइंट ऑफ व्यू देता रहूँगा, आप क्लास नोट्स भी बनाते रहिए। बाकी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में देने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए हम अपने इसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और वो है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने अभी आपसे बताया, इसको आते हैं समझते हैं, बहुत बेसिक चीज़ों से समझते हैं और किस तरीके से सवाल इस पे बनता है ये भी हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कुछ इसके प्रकार्स हैं, वो प्रकार्स क्या हैं उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस पर कॉन्सेप्ट हमें आपको ध्यान में रखना है, वो आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा समृद्धि विकास के बारे में बताया था, शायद कुछ लोगों को ना भी समझ में आया हो, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा उस पर चर्चा करते रहेंगे, बीच में इस पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी देते रहेंगे। तो बेसिक इकोनॉमी में आते हैं, उसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कि किस तरीके से इसके अंतर्गत सवाल आता है, उसी को हम पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था समृद्धि के बारे में कि समृद्धि है क्या। समृद्धि मैंने बहुत कम शब्दों में आपको बताया था कि समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि, यानी इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन। यानी मैंने आपको वर्ड दिया था उत्पादन में आपका क्या, वृद्धि, यानी इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन। गाइस, उत्पादन में वृद्धि की बात की जा रही है और उत्पादन में वृद्धि आखिर होगा कैसे, यह आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्पादन कैसे होगा। उत्पादन कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको
कच्चे माल के लिए, कच्चे माल के प्रोडक्शन में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था गेहूं का, तो गेहूं मान लीजिए कि एक किसान है, अगर खेती करता है और 1 बीघा पर मान लीजिए 8 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है, तो बेसिकली अगले साल उसे उत्पादन करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उत्पादन के आपके साधन। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन है क्या? सबसे पहले तो उत्पादन के साधन हैं, एक तो अगर किसान को या किसी व्यक्ति को या देश को या हमें आपको उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है लैंड, यानी कि भूमि की। जैसे मैंने कहा कि अगर किसान है और किसान एक साल में अगर 1 बीघा खेती पर गेहूं का प्रोडक्शन करता है, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि वो 8 कुंटल गेहूं का उत्पादन करे। लेकिन शर्त क्या है कि 1 बीघा खेती है, और दूसरी शर्त यह है कि 8 हो सकता है या 9 भी हो सकता है, 7 कुंटल भी हो सकता है, 6 कुंटल भी हो सकता है। लेकिन अगर उसे 8 से 15 कुंटल गेहूं का उत्पादन करना होगा, तो जाहिर सी बात है आपको लैंड यानी भूमि की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान अगर हम रखें, तो उत्पादन के साधन के लिए भूमि जो कि सीमित है, भूमि के अलावा दूसरा जो फैक्टर आता है कि अगर किसान को खेती करना है, तो क्या सिर्फ भूमि से ही 15 कुंटल का उत्पादन हो जाएगा? नहीं, उसके लिए उसे बीज की अलग से आवश्यकता होगी, हो सकता है कि ट्रैक्टर की अलग से आवश्यकता होगी। यानी सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि बीज के अलावा और भी उत्पादन के साधन हैं, जिसे कहा जाता है कैपिटल, यानी कि क्या, पूंजी। और इसके अलावा खेतों में काम करने की आवश्यकता होगी आपकी श्रम की, यानी लेबर की। और खुद किसान एक साहसी होगा, यानी जो रिस्क लेगा उत्पादन करने के लिए, इस आशा के साथ कि अगले साल उत्पादन का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि इस सिस्टम में अगर देखें, तो उत्पादन के साधन में इन चीजों का प्रयोग करके जब उत्पादन किया जाता है, तो हमेशा इनका प्रयोग करने वाला होता है जिसको कहा जाता है उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर। अब उत्पादक की अगर बात की जाए, तो मैंने अभी आपसे कहा जैसे कि उत्पादक में आपका है एक किसान। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, किसान खेती करता है, गेहूं का प्रोडक्शन करता है। तो किसान अगर उत्पादन करता है गेहूं का, तो जाहिर सी बात है जब भी किसान उत्पादन करेगा, तो उत्पादन करते समय उसके उत्पादन की जो वस्तु है गेहूं, उसकी हमेशा ध्यान में रखेगा क्या, लागत। लागत का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अगर 1 किलो गेहूं की कीमत अगर 10 रुपए उसकी लागत है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो मार्केट में जाएगा, यानी कि अगर वो बाजार में जाएगा, तो सिंपल सी बात है वहां पर जाने के बाद तो क्या वो 10 रुपए में गेहूं बेचेगा? नहीं, बल्कि 10 के बजाय वो कम से कम 12 रुपए या 15 रुपए भी रखेगा, तभी तो उसे प्लस 2 रुपए का होगा क्या, प्रॉफिट, यानी कि लाभ। तो यहां पर उत्पादक का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है एक आपका क्या, लाभ, यानी प्रॉफिट। यानी जब भी कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ। लेकिन उस स्थिति में लाभ की बात तो वो करता है, लेकिन जब मार्केट में जाता है, तो मार्केट यानी बाजार में जाने पर
यहां पर दो चीजें दिखाई देती है। एक तो उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन करता है, यानी किसान गेहूं का उत्पादन करता है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं मार्केट में ले जाकर वो गेहूं की करता है क्या, पूर्ति, यानी कि सप्लाई। लेकिन पूर्ति किसके हिसाब से कर रहा है, वो प्रॉफिट के हिसाब से। यानी कि किसान चाहेगा हमेशा 10 रुपए लागत से उसे 12 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए उसे उसके बाजार का मूल्य मिले, यानी जितना प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है अगर उसे प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा तो वो बचत भी करेगा। ये सिंपल सी बात है। कोई उत्पादक जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी जब लाभ को अधिकतम करना चाहेगा तो, लेकिन इस स्थिति पर लाभ तभी अधिकतम होगा जब खरीदने वाला यानी बाजार में उत्पादक वस्तु की पूर्ति तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाजार में एक और सिस्टम है, वो है मांग। मांग यानी पूर्ति कौन कर रहा है, अभी आपसे मैंने बताया पूर्ति कर रहा है कौन, उत्पादक। लेकिन डिमांड कौन करता है, डिमांड हमेशा करता है उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। लाइक एज भाई अगर किसान मार्केट में गेहूं लेके जाएगा तो खरीदने वाला कौन होगा, या तो आप होंगे या तो हम होंगे। यानी हम होंगे मतलब हम उस वस्तु की डिमांड करेंगे और उत्पादक उस वस्तु की क्या करेगा, पूर्ति करेगा। अब इस स्थिति में इस बात को ध्यान में रखना है, अगर बेचने वाला उत्पादक अकेला है, जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह मंडी में बाजार खुला और वहां गेहूं बेचने वाला जो किसान है या उत्पादक है वो कई नहीं है बल्कि एक है, यानी अकेला है। इसका मतलब है कि उस बाजार में उस किसान का एकाधिकार है, यानी मोनोपोली है। तो जाहिर सी बात है अगर मोनोपोली है तो इसका मतलब यह है कि गेहूं की कीमत, यानी बेचने वाला उत्पादक अकेला एक है जबकि खरीदने वाले कई हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो तो बाजार में जो प्राइस है वो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना बढ़ेगा उतना ही उत्पादक का लाभ भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर लाभ बढ़ेगा तो उत्पादक का क्या बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा। बचत कैसे बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा कि 10 रुपए उसकी लागत थी, वो गया मार्केट में ये सोचकर कि 12 रुपए में 1 किलो गेहूं बेचेगा, लेकिन जाने के बाद पता चला कि उस गेहूं की डिमांड ज्यादा थी और वो बेचने वाला अकेला था। तो जाहिर सी बात है डिमांड अधिक होने के कारण, पूर्ति कम होने के कारण उसने 12 रुपए के बजाय उसकी कीमत तय किया कितना, 15 रुपए, यानी +3 रुपए उसका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। यानी पहले की तुलना में उसका बचत भी क्या हो गया, बढ़ गया, बचत बढ़ गया। यानी जब भी बचत बढ़ेगा तो सैद्धांतिक तौर पे कहा जाता है, यानी कि एक अर्थशास्त्री हैं जॉन मेनार्ड केन्स, बेसिकली ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इनकी एक पुस्तक आई थी 1936 में, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ट्रीटाइज ऑफ मनी 1942 के बाद आई। बहुत सारी पुस्तक इनकी आती है और इन्होंने सिद्धांत दिया है कि इनकम यानी आय का वह हिस्सा अगर कंजप्शन यानी उपभोग कर लिया जाए तो जो हिस्सा बचेगा वही आपका बचत होगा। और ये कहते हैं बचत बराबर हमेशा होता है निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट, तो बचत बराबर हमेशा क्या होगा, निवेश। और मैंने आपसे बताया था कि समृद्धि के सिद्धांतों में जिस देश में जितना किसी वस्तु का उपभोग होगा, जितना ही इन्वेस्टमेंट होगा, जितना विदेशी कंपनियां आकर वहां पर पैसा लगाएंगी, उतना ही उत्पादन का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा और उतना ही पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है
लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही उनका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर जितना निवेश होगा उतना ही पूंजी का क्या होगा, निर्माण होगा। और अगर पूंजी का निर्माण होगा तो ध्यान रखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, जो पहला टाइप्स आपको दिखाई देगा उसको कहा जाता है पूंजीवादी आपकी क्या, अर्थव्यवस्था। यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का जो पहला पार्ट है वो है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन यहां पर जब भी उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है अपने लाभ को क्या करना, अधिकतम करना। उसका लाभ जितना अधिकतम होगा उतना ही बचत होगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही पूंजी का निर्माण होगा, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। और जितना उत्पादन बढ़ेगा तो देश में आर्थिक समृद्धि का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर कुछ बेसिक चीजें हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उत्पादक का अपने उत्पादन में वस्तु को बेचते समय अपने लाभ को अधिकतम करना। पहला इसका पॉइंट है अपने लाभ को हमेशा क्या करना, अधिकतम करना। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बाजार, मैंने शब्द का प्रयोग किया। तो अगर बाजार होगा तो वहां पर कंपटीशन होगा, यानी कि वहां पर प्रतियोगिता होगी। अगर प्रतियोगिता होगी तो प्रतियोगिता में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक होता है सप्लाई और दूसरा होता है क्या, डिमांड। तो यानी अगर पूर्ति कम है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही उत्पादक को क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन इनवर्स कंडीशन भी हो सकता है। इनवर्स कंडीशन भी क्या हो सकता है कि अगर पूर्ति बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो प्राइस बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटेगा। और घटेगा तो उत्पादक का बचत भी घटेगा, निवेश भी कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा, उत्पादन का स्तर घटेगा, तो देश में आर्थिक समृद्धि का स्तर भी क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज गाइस आपको ध्यान में रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश, लाभ अधिकतम करना, प्रतियोगिता, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, उत्पादक उत्पादन तो करता है। जैसे मैंने कहा कि चाइनीज कंपनी ने ओप्पो और वीवो का मोबाइल का निर्माण किया, एमआई फोन का निर्माण किया, या मान लीजिए कि साउथ कोरियन कंपनी ने सैमसंग का निर्माण किया, या जापानीज कंपनी ने सोनी का निर्माण किया, सोनी टीवी का या सोनी मोबाइल का निर्माण किया। तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनियां चाहेंगी कि हमारा उत्पादन बढ़े, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन इस स्थिति में अपने वस्तु का मूल्य भी निर्धारित तो करती हैं, लेकिन मार्केट में आने के बाद मार्केट में दो चीजों का सामना करना पड़ता है, एक है सप्लाई और दूसरा है क्या, डिमांड। तो यहां पर इसके अनुसार कीमत घटती और बढ़ती है। लेकिन इस मार्केट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका डिमांड और क्या, सप्लाई। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिएगा, निजीकरण की भावना होती है, तो ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति के अनुसार ही कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, चूंकि मांग और पूर्ति के अनुसार कीमत का निर्धारण होता है, इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तुएं जो बिकने के लिए आएंगी उसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई से ही निर्धारण होगा। यानी कि उत्पादन के साधनों, संसाधनों, उपभोग, निवेश के ढांचे आदि का निर्धारण सरकार नहीं तय करेगी, तय करेगी कौन, बाजार। और बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा ही वस्तु का मूल्य घटेगा, बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादक अपने लाभ को अधिक से अधिक अधिकतम करना चाहेगा, और जितना करेगा उतना ही पूंजी का निर्माण होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गाइज, इसमें आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर मैंने चर्चा किया है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसा कि आप जानते भी होंगे, अमेरिका, जर्मनी, जापान
जैसे देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजीकरण के साथ उत्पादक अपने उत्पादक को अधिकतम करना चाहता है, लेकिन ध्यान रहे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर। आर्थिक कल्याण ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चूंकि एकाधिकार की स्थिति होती है, सभी उत्पादक जब अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे मैंने कहा उत्पूर्व बीबीओ का उत्पादन किसी कंपनी द्वारा तय किया गया, तो कंपनी ही निर्धारित करेगी कि कितना उत्पादन करना है और कितना नहीं करना है। लेकिन इसका निर्धारण तय करती है किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक उपभोक्ता को महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है, सार्वभौमिकता प्रदान करता है, उसके मेंटल के अनुसार ही वस्तु का उत्पादन करता है। जैसा कि पहले अगर आप देखते थे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल प्रयोग करते थे, दिमाग में आया कि हमें अब कलर चाहिए, तो धीरे धीरे देखिए नोकिया ने कलर मोबाइल का भी निर्माण किया। आज हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, आज 1 GB रैम का है तो कल 2 GB रैम का आ गया, फिर 4 GB का आ गया, फिर 5, यानी हमारी डिमांड के अनुसार आया। और कंपनियां जिस तरीके से उत्पादन करती गई, उपभोक्ता के अनुसार ही उत्पादन करती गई। और यही कारण है कि देश में या किसी भी देश में, जैसा मैंने कहा पूंजीवादी देश में अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने उत्पादन के स्तर को बढ़ाया, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया निवेश का पैमाना बढ़ता गया, रोजगार के अवसर बढ़ते गए, लोगों को रोजगार मिला, बेरोजगारी का स्तर कम हो गया। तो इस तरीके से देश में आर्थिक समृद्धि का स्तर और जीडीपी तथा जीएनपी का स्तर भी लगातार क्या हुआ? बढ़ता गया। तो यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं चीजों पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है जो अभी तक की परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। तो इसमें मैंने उसी कॉन्सेप्ट पर आपको बेस बनाते हुए कॉन्सेप्ट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपकी समस्या का समाधान होगा। पिछले 2 लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, हो सकता है बहुत लोगों को ना समझ में आया हो, लेकिन आज का जो चैप्टर है मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे जैसे हमारी क्लास को आप पुटअप करते जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं समझ में भी आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा मेरे साथ। मैंने आपको कुछ चीज़ों पर चर्चा किया था कि करंट का नोट्स आपको बनाते चलना है मेरे साथ साथ, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ये भी आपको बनाते चलना है, बाकी चीज़ें मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो गाइज ये आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अब इससे संबंधित मैं आऊँगा जो अभी तक की परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। देखिए पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यही पूछा जाता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो गाइज अभी मैंने कुछ और चीज़ों पे चर्चा नहीं किया है, बट एक तो मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अभी अभी बताया है, और इसके अलावा भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, या कभी कभी पूछा जाता है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आपका सप्लाई और डिमांड। इसके अलावा इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक को महत्व दिया जाता है, डैश कथन ये सही है, कथन भी, यानी इस टाइप के कुछ सवाल भी आते हैं कथन कारण के, तो उस पर भी आपको आगे चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मैंने आपको दिया, कुछ आपको मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें जैसे और भी सवाल पूछे जाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या गलत है। पहला सामाजिक कल्याण, दूसरा आर्थिक कल्याण, तीसरा एक और दोनों, और चौथा न तो एक न तो दा। तो इसमें गलत क्या है? मैंने आपसे कहा कि सामाजिक कल्याण पर बल नहीं दिया जाता है, आर्थिक कल्याण पर बल दिया जाता है, क्योंकि उत्पादक अपने लाभ को यहाँ पर करता है क्या? अधिकतम। तो बहुत सारी बातें हैं और चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिक्स अर्थव्यवस्था, जो कि भारतीय कंटेस्ट में होगा, और भी अलग अलग चीज़ें होंगी, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक बस इतना ही। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप बार बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने आपसे कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी के लिए इतना ही, बाकी हम आगे फिर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।